बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ये खुसूसी एक्सपर्ट्स का प्रोग्राम मशरिक़ वुस्ता में जो जंग की सूरत हाल है उसके हवाले से, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर आग के दहाने पर खड़ा है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर मुश्तरका हमला कर दिया है। फ़ज़ा और समंदर से मिज़ाइलों की बारिश की गई। खबर एजेंसीज़ का यह दावा है कि इन हमलों में पासदारान इनकलाब के आला कमांडर जाँ बहक हुए हैं, जबकि 36 तालिब इल्म जान से गए हैं। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं। इसराइल के इराक पर हमले में बगदाद में 2 एहलकार जाँ बहक और 3 ज़ख्मी होने के इत्तलात भी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का पैगाम दिया और ईरानी फ़ौज को खुली वार्निंग उन्होंने जारी कर दी है कि हथियार डाल दो वरना यकीनी अंजाम का सामना करो। उनका ये भी कहना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए बरह रास्त खतरा है और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। दूसरी तरफ ईरान ने भी भरपूर जवाबी वार किया है। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश कर दी है। तल अवीव और हिफा धमाकों से गूंजे हैं। ईरान ने बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत के कई खलीजी मुल्कों में अमरीकी तनसीबात पर भी हमले किए हैं। अमरीकी और इसराइली हमले पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए ईरानी ओहदेदारों ने यह कहा है कि ईरान जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, हमारा रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इस हवाले से यह भी कहना है कि इन हमलों का इख्तिताम अब आपके इख्तियार में नहीं रहा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर नाज़रीन हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज़ खान साहब, माहिर आलमी अमूर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया और माहिर आलमी अमूर मोहम्मद मेहदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। मेहदी साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जो एक पहला और बुनियादी सवाल, क्योंकि आगे चलकर हम ये बात करेंगे कि किसकी जो इस वक्त अस्करी दिफाई पोजीशन कमज़ोर और मजबूत है, लेकिन अभी फ़ौरी तौर पर अगर हम इसको देखें, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ख़ित्ते के हवाले से क्या असरात होंगे? और ख़ास तौर पर क्योंकि अमेरिका और इसराइल ये समझ रहा था कि शायद ईरान पहली जंग के बाद अब कमज़ोर है, तो आपको लगता है कि ये आने वाले वक्त में ये कुछ शदीद इसका रद्द-ए-अमल आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि यही असल सवाल है कि ईरान जो है वो कितना शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो अगले 24 से 48 घंटे में दे सकता है, और इसी बात पर मुनस्सर करेगा कि क्या ये जंग लंबी जाएगी या ये जंग जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो अभी तक ईरान ने हमले किए हैं उसके अंदर एक अभी तक मिसिंग लिंक है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या खलीज फ़ारिस में या खलीज अदन के अंदर जो अमेरिका बेरी बेड़े खड़े हुए हैं उन पर कब हमला किया जाता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो एसेट्स हैं जो अमेरिका के एसेट्स हैं, और अमेरिका के 8000 से ज़्यादा फ़ौजी उस पर तैनात है और तकरीबन 150 के करीब उनके तैयारे वहाँ पर है, जिसमें F-35 भी शामिल है। तो बुनियादी तौर पे इन पर किस वक्त अटैक होगा, क्योंकि पिछले हमने कुछ अरसे में देखा कि जो ईरान था उसने जो फ़ौजी मशक़ें की उसका ज़्यादा फोकस नेवी के ऊपर था, और उसने ये दावा किया कि उसके लॉन्चेज़ और उसकी फास्ट बोट्स और उसकी एक सब मैरीन इस काबिल है कि वो दुनिया की किसी भी नेवी को तैस बाला कर सकती है। तो हम असल में ये मेन सवाल है कि ईरान किस वक्त तक सख्त जवाब देता है। जहाँ तक बात है इसराइल को जवाब देने की, उसमें अभी तक जो है हमें पिछली जंग की निस्बत कोई नई चीज़ तो नज़र नहीं आई है, क्योंकि ईरान का ये दावा था और कुछ और का कि ईरान के पास कुछ स्पेशल मिसाइल्स भी अब आ गए हैं या उसने बना लिए हैं और उसकी जो रेंज है वो भी बढ़ गई। और सबसे अहम बात यह है कि उसकी टाइमिंग में फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि ईरान का जो मिसाइल है वो इंटरसेप्ट हो जाता है बहुत दफ़ा जॉर्डन में, सीरिया में और इजराइल तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इस दफ़ा जो है उसकी टाइमिंग में शॉर्ट हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वो इजराइल पर हिट करेगा। अभी तक हमने कोई सुपरसोनिक या इस किस्म के मिसाइल की बात नहीं सुनी कि जो उसके ऊपर हमला किया गया हो। तो ये जंग जो है ये अमेरिका की बुनियादी तौर पे तिजारती मामलात है। एक तरफ उसने डराना है, इजराइल के ज़रिए से वो पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल रखता है, दूसरी तरफ वो ईरान की जो तेल की तनसीबात है या गैस की तनसीबात है या आबी गुजरगाह है उस पर भी कंट्रोल चाहता है। और हम ये देख रहे थे कि ईरान भी ये कह रहा था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, हम उस इन्वेस्टमेंट को वेलकम करेंगे, लेकिन ईरान ये चाहता था कि ईरान की जो कौमी दौलत है वो उसके हाथ में रहे। लेकिन हमने ये देखा है कि अमेरिका ने जिस मुल्क के अंदर भी वो गया है उसने उसकी कौमी दौलत को अपने हाथ में ले लिया है। और सबसे अहम बात ये थी कि जो
चीन है वो ईरान का सबसे बड़ा खरीदार है तेल का, तो वो चीन को जो अब तेल जहां से सप्लाई हो रहा है, क्योंकि चीन ने जो है वो पाइपलाइंस बना ली हैं जो रूस से और तुर्कमानिस्तान के रास्ते से चीन तक जाती हैं, लेकिन चीन की पॉलिसी मेकर्स का ख्याल है कि हमें सिर्फ रूस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना, तो उसने और ऑप्शंस भी खोली हुई थी और उसमें ईरान एक नुमाया ऑप्शन थी। तो अगर खुदा न खास्ता ईरान गिर जाता है तो चीन के लिए भी एक जो है वो सूरत हाल होगी। तो ये हदफ है जो अमेरिका के, क्योंकि हमने वेनेजुएला में देखा कि 20 अरब डॉलर जो थे वो चीन ने वहां इस सिचुएशन में पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान बड़ी नाजुक सिचुएशन के अंदर है। पाकिस्तान ने पिछली जंग के अंदर ईरान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान इत्तेफाक से उस वक्त सलामती कौंसिल का सदर भी था और पाकिस्तान अभी भी जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है सलामती कौंसिल का, इसलिए पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। और हमने ये भी देखा था कि ट्रंप साहब ने उस वक्त ये फरमाया था कि आसिम मुनीर साहब मुझसे ज़्यादा ईरान को जानते, तो इसका मतलब है कि आसिम मुनीर साहब ने कोई ना कोई ऐसी बात कही थी जो ट्रंप साहब, तो पाकिस्तान अभी भी यही कोशिश करेगा। और हमने देखा कि ईरान ने जहाँ कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर सबसे पहले जिससे बात करी वो पाकिस्तान के ही वजीर खारजा थे। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी सी कोशिश करेगा इस सारी सूरत हाल के अंदर, और ये भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर और इसे सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर इसे इस्लामिक हवाले से भी उठाए, और दूसरी तरफ देखना पड़ेगा कि चीन का इसके ऊपर जो है वो क्या रद्द अमल आता है, क्योंकि चीन एक परमानेंट मेंबर है सलामती कौंसिल का। तो चीन क्या इसको सलामती कौंसिल के अंदर फौरी तौर पर उठाता है इस मसले को, उस वक्त फिर पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान वहां क्या बात करता है। चले, हमें ना ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। लेकिन मैं इससे पहले डॉक्टर शाजिया अनवर साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। क्या अंजाम क्या होगा अमेरिका ईरान जंग का, क्योंकि खासतौर पर जब हम ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं जिस तरह के अब हमले हुए ईरान की तरफ से भी, आपके ख्याल में खित्ते की ओवरऑल अगर तज्जिया किया जाए तो क्या सिचुएशन इस वक्त आप देख रही हैं? देखिए, आज तो अटैक का पहला दिन है और जंग जब एक मटेरियल शेप इख्तियार कर लेती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसकी कोई डिसाइसिव आउटकम के बारे में बात करना। लेकिन बहरहाल हम जो देख रहे हैं उसमें डॉट्स जरूर कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो उसमें एक चीज जो है कि ट्रंप जो है वो मिड टर्म से पहले उन्होंने अपने बचने के लिए या अपनी जो ज़ायनिस्ट लॉबी है या जो डोनर हैं उनके कहने पे ये जो कर दिया है, जिसके अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी पॉपुलेशन इसके साथ नहीं है, मेरा ख्याल है वो इम्पीच हो जाएंगे और ये उन्होंने बहुत उनके लिए सुइसाइडल होगा अपनी डोमेस्टिक जो है वो पॉलिटिकल स्फेयर में। और जहाँ तक फिर ये रीजन की बात है तो रीजन में जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ उनकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है कि चूंकि हम बहुत अरसा वेसल स्टेट्स रहे हैं और हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं यूएसए के, और अब एम्पायर ने डिसाइड किया है कि मैंने स्ट्रेच करना है और मूज और घोड़े की तरह स्ट्रेच करते ही चले जाना है। तो हर एम्पायर हिस्ट्री में ऐसा करती है और एक सर्टेन टाइम के बाद वेसल स्टेट्स को ये समझ आ जाती है कि हमारी स्केपगोटिंग हो रही है और वो फिर अल्टरनेटिव जो है ना रास्तों पे निकल खड़े होते हैं, लेकिन बहुत खामोशी से। तो सऊदी अरेबिया ईरान के साथ जो है इक्तिसादी मंसूबे भी 2 से ज्यादा कर चुका हुआ है। चाइना जो है उसकी बहुत मिलिट्री सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको आदत नहीं है हर चीज जो है वो ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करने की। रशिया की तरफ से बहुत है। और आज जो अटैक हैं और जिसको हम रेसिप्रोकल उसका रिस्पांस देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ये जो लंबी वॉर ऑफ अट्रिशन है उसका 1/3 भी नहीं है, क्योंकि अभी दोनों पार्टीज ने वो सब कुछ दिखाया ही नहीं है जो कि उनके पास है, जिसकी वजह से ईरान जो है वो कॉन्फिडेंट इतना बना हुआ है। और ग्राउंड रियलिटी पे देखना होगा कि जो स्लीपर सेल्स हैं मोसाद के वो कितने अब इनके कंट्रोल में हैं। वो तो बहरहाल वहां पे मौजूद हैं, तो वो अगर इन जो ऑन ग्राउंड क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम तो वो भी फिर देखा जाएगा। और साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नफ्ताली बैनन जो हैं इजरायली एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो बार बार ये एक ही बात कर रहे हैं कि सुन्नी एक्सेस जो है वो मेरा अगला हदफ है और हमारे सबसे बड़े दुश्मन है तुर्की है, सऊदी अरेबिया और न्यूक्लियर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अफगानिस्तान जो है वो एक इसराइली प्रॉक्सी है और इंडिया की फैसिलिटेशन है। तो ये बहुत बिखरा हुआ, बहुत लेयर्ड, बहुत केओटिक किस्म की सिचुएशन है। और इसमें अभी बात हो रही थी हमारे पहले कोलीग से भी आपका यही सवाल था कि रीजनल कंट्रीज क्या कर सकते हैं। रीजनल कंट्रीज ने 12 डे वॉर में कहा था कि एक ऑप्टिकल विक्ट्री एक ऐसे शख्स को दे देते हैं जो जाके कहेगा कि जी मैं फातेह की तरह वापस आ गया हूँ। लेकिन इस दफा ईरान ने इनकार कर दिया है कि 2 जगह मैं खाली करूं तो उन पे तुम अटैक करो, अपनी बेस तुम खाली करो तो मैं अटैक करूं। ये तमाशा ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। चीजों का कोई डिसाइसिव हल है। अब अगर ईरान डिसाइसिव
तरफ गया है, तो फिर उसकी विक्ट्री को भी डिसाइसिव होना चाहिए और उसकी डिफीट को भी अनफॉर्चुनेटली डिसाइसिव होना चाहिए, ताकि ये मसला सही वंस फॉर एंड ऑल हल हो जाए। हम इस चक्कर में ना पड़े रहें कि अब आगे क्या होना है और इस रीजन ने ऊंट ने किस करवट बैठना है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो है वो नेक्स्ट है। मैं आज आपती अलाउद्दीनव लेफ्टिनेंट जनरल उनकी बात सुन रही थी, जी जी रशियन जो है जनरल, वो कह रहे थे कि जी सारे का सारा प्रीएम्बल ही रशिया पे ग्राउंड इन्वेजन के लिए है। तो रीजन जो है वो स्केप्टिकल तो है इस बारे में, ठीक। लेकिन अभी जो है फिलहाल हम सिर्फ देख ही रहे हैं कि सिचुएशन पे बात कर सकते हैं। है एक एम्पायर है वो पागल हो गई है, और अब उसका डिक्लाइन हमेशा बहुत ब्रूटल होता है, बहुत कैटास्ट्रॉफिक होता है। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ हैं। बाबर साहब, अब अरब ममालिक की भी बात हो रही है, जाहिर है वो भी ये कह रहे हैं कि उनको खदशा है कि अमेरिका और इसराइल फ़ज़ाई हमले करेगी तो ये ईरानी रियासत गैर मुस्तहकम हो सकती है। तो एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही थी, पहले भी ऐसे हुआ, फिर नोबेल के ख्वाहिशमंद भी हैं, तो ये जो अचानक, क्योंकि उनके करीबी ज़राए, ट्रंप की मैं बात कर रही हूँ, अमेरिका की करीबी ज़राए से ये है कि बिल्कुल आइडिया नहीं था और ये बड़ा उन्होंने अचानक किया, लेकिन अब उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो एक तरफ मुज़ाकरात, फिर क्या ज़रूरत आई कि अमेरिका इसराइल मिलकर जंग में कूदें? देखिए जी, जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, विद नेतन्याहू एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, आप इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो वॉर मॉन्गरर है ना, नेतन्याहू हो गया या मूडी हो गया, बेसिकली बुचरर्स हैं। इनको क्या ह्यूमैनिटी से इनका दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं, उनसे तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो बेसिकली पॉपुलिज्म की सियासत करते हैं, जो पॉपुलिस्ट होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो लॉन्ग टर्म गेन्स की तरफ जाते ही नहीं है, वो गैलरीज को प्ले करने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे फैसले करते हैं जो कि उनकी मुल्कों के लिए, उनकी नेशंस लिए डिजास्टर्स होते हैं। आपने नेगोशिएशंस की बात की, बेसिक मुसल्लमा असूल जो होते हैं मुज़ाकरात के, नेगोशिएशंस के, ये उसकी बेसिक स्पिरिट के अगेंस्ट है कि दो फरीक जो है ना बातचीत कर रहे हैं और बातचीत आगे बढ़ भी रही है और बीच में उस पर इत्मीनान का इजहार भी कर रहे हैं और थर्ड राउंड भी हो रहा है, 2 राउंड हो चुके हैं और यकदम उठ के आप अटैक कर दे। तो ये तो एक ऐसी बात है जो कि बिल्कुल ही इनह्यूमन भी है, अनकॉल्ड फॉर है। बट वॉर में इस तरह की चीजें कौन देखते हैं? अभी उन्होंने अब अटैक कर दिया है और उन्होंने खुद ही बता भी दिया है कि रीजंस क्या अटैक की। बेसिक उनकी पूरी के पूरे जो ऑब्जेक्टिव है, इट रिवॉल्व्स अराउंड रिजीम चेंज इन ईरान। अभी ईरान में 79 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद बार अमेरिका कोशिश हम सब होता है कर सके, बट 47 ईयर्स में अभी तक वो नहीं है। वहां पर उनके सुप्रीम रिलीजियस वहां पर जो सेंटिमेंट्स हैं वो डोमिनेट करते हैं और ये कोई अथॉरिटेरियन रूल नहीं है। हम सब जानते हैं ईरान में रेगुलरली इलेक्शन भी होते हैं, पार्लियामेंट भी है वहां पर, अभी भी पिछले साल इलेक्शन हुए हैं। तो ये भी नहीं है कि वहां पर कोई पब्लिक राय नहीं को देखता। ये अमेरिका ने ऐसे एक मिथ क्रिएट की हुई है। अभी चूंकि वो आपकी बात इस तरीके से नहीं मानते, आप उनको चेंज करना चाहते हैं और इस जंग में अगर आप उनको धकेल के ये चाहते हैं कि ये हो जाए तो ठीक है, आपके पास पावर भी है। ईरान की और अमेरिका की मिलिट्री जो पावर है उसका तो मुआवजा किया ही नहीं ना जा सकता। ईरान के पास ना होने के बराबर नेवी है, बहुत वीक एयरफोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम भी उनका बहुत ही वीक है। ऑन दी अदर हैंड अमेरिकन के पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास इसराइल भी साथ है, इसराइल साथ है, उनकी एयरफोर्स है दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स है। और साथ ही साथ फिर ईरान और अमेरिका का चूंकि बॉर्डर नहीं मिलता, ईरान और इसराइल का बॉर्डर नहीं मिलता, तो ईरानियन ग्राउंड फोर्सेस जो है उनकी तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं है। वो थोड़ी सी उनकी स्ट्रेंथ थी। आ जाके ईरान के पास बचते हैं उनके मिसाइल्स डेफिनेटली उनके पास है, शॉर्ट रेंज भी है, मीडियम रेंज भी है, लॉन्ग रेंज भी है, पर देखना पड़ेगा कि उनके स्टॉक फाइल्स कितने बड़े हैं, कितनी देर तक चल सकते हैं। और ईरानियंस के मिसाइल उनमें से एक अच्छी खासी बड़ी तादाद जो है वो तो न्यूट्रलाइज हो रही है थ्रू एयर डिफेंस सिस्टम। तो सारे के सारे अगर सिचुएशन को एनालाइज करें तो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स है। मैं समझता हूँ ईरान चाहेगा कि जंग प्रोलॉन्ग हो और जो अमेरिका चाहेगा कि शॉर्ट लिव्ड हो। अभी ये ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, बट जब भी आपने करना है आपको ऑन ग्राउंड तो आना पड़ेगा फोर्सेस को। जब ऑन ग्राउंड आएंगे तो वो फिर एक रियल बैटल होगी। ईरानियन से एक हिस्ट्री है, एक रेजिलिएंट नेशन है, उन सदियों पुरानी उनकी तारीख है, हम सब जानते हैं। जी जी, ये उस तरह का टारगेट नहीं है। हाँ ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी। ज़ाहिर है जो आप रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, क्या इस बार रजीम चेंज होगा या फिर मुज़ाकरात की, ज़ाहिर है कोई ना कोई तो एंड होगा, इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन आया साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, क्या रुख इख्तियार करेगी सूरत हाल?
देखिए, मैं तो सिर्फ एक चीज़ समझ सकता हूँ इस सारी सिचुएशन में कि ईरान की शिकस्त खित्ते के दूसरे और स्पेशली पाकिस्तान की शिकस्त होगी, मुझे जो इसमें नज़र आ रहा है। आप देखें, मेहदी साहब बात कर रहे थे कि पिछली दफ़ा हमारा रोल था, उसमें बहुत एक्टिव रोल था जब लास्ट टाइम अटैक हुआ ईरान पे, और इस दफ़ा उन्होंने ईरान पे अटैक करने से पहले पाकिस्तान पे अटैक का एहतमाम कराया अफगानिस्तान से। पाकिस्तान को पहले वहाँ फंसाया, पाकिस्तान उधर फंसा हुआ था, और कल ट्रम्प साहब हमारी तारीफें भी बहुत कर रहे थे एक बार फिर, और कह रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है जो तालिबान के साथ कर रहा है, अफगान तालिबान के साथ। और फिर उन्होंने ईरान पे अटैक कर दिया कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी फंसा हुआ है, अब वो क्या करेगा। इसहाक डार साहब ने अपने काउंटर पार्ट से, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए मजम्मत की, मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि चलें पाकिस्तान ने कोई मतलब वो अभाम नहीं रखा इस हवाले से, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है। क्योंकि ईरान के देखें ना मुज़ाकरात कहाँ टूटते हैं जाके, एटमी प्रोग्राम वो कहते हैं जी कि हम तो बनाना ही नहीं चाहते एटमी हथियार, वो छोड़े, आप उस पर किस तरफ आ रहे हैं। उसके बाद कहा जाता है कि नहीं आप मिसाइल बनाना भी छोड़ दें, वो भी आपको उसकी भी इजाजत नहीं। अब ईरान के पास मिसाइल के सिवा है क्या, और एक मुल्क अपने दिफा के लिए सिर्फ मिसाइल रखना चाह रहा ना, लेकिन उसको भी आप कहते हैं कि नहीं वो भी नहीं तुम रख सकते। अब ये थ्रेट सिर्फ ईरान को नहीं है, ये पाकिस्तान को, इवन चाइना के मफादात को बुरी तरह ट्रंप हिट कर रहे हैं। वेनेजुएला की जैसे बात होती है, वेनेजुएला भी सबसे बड़ा सप्लायर था ऑयल का चाइना को, उसके बाद ईरान है। तो वो ट्रंप की मुझे ख्वाहिश लगती है, पिछले दौर में भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से चाइना को वो वॉर फ्रंट पे लेके आए, कि चाइना बराह रास्त आके जंग करे अमेरिका के साथ, लेकिन चाइना अभी तक वो आराम से बैठा हुआ है। तो चाइना को भी मेरा ख्याल अब थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा उधर ताइवान की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, और ये अमेरिका को मैसेज देना चाहिए कि जी अब वक्त आ गया कि हम ताइवान अपना वापस ले लें। बहरहाल ये खित्ते के लिए बहुत बुरी खबर है, और मेरी ख्वाहिश है और दुआ भी है कि ईरान को शिकस्त ना हो, क्योंकि ईरान की शिकस्त में मैं पाकिस्तान की शिकस्त देख रहा हूँ। क्या स्टांस क्या होना चाहिए पाकिस्तान का, अगर खुदा ना खास्ता ये प्रलॉन्ग करता है? नहीं, पाकिस्तान का स्टांस तो बिल्कुल मजम्मत कर दी हमने बस, और यही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि जी खत्म होना चाहिए इसको। जाहिर है पाकिस्तान ने वो अपने आपको भी तो बचाना ना हमने। लेकिन अमेरिका के साथ जो रिसेंट ताल्लुकात थे उसको देखते हुए क्या पाकिस्तान इंटरवीन कर सकता है कि इस मामले को मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए? देखें, दुआ ताल्लुकात मफादात पे मबनी होते हैं। जब तक हमारे मफादात अमेरिका के ताल्लुकात से सर्व होते रहेंगे, वो ताल्लुकात हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको पता चले कि जी अमेरिका तो इनफैक्ट इजराइल के थ्रू आप ही का अब तिया पांचा करने की तरफ चला हुआ है, तो फिर आपके ताल्लुकात कहाँ रह जाते हैं? सही। फिर आप खित्ते में चाइना को भी नाराज करें, रूस को भी नाराज करें, और अमेरिका के इतने करीब चले जाएं, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। हमारे लिए यहाँ पे ये दो कुव्वतें मौजूद हैं कि जिनकी तरफ हम रजू कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल पॉलिसी मेकर्स सारी चीजें उनके सामने होंगी, उस हिसाब से पॉलिसी बना रहे होंगे। चलें ठीक है नाज़रीन, अभी इसी पर हम बात करें, लेकिन क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रीन से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर शाज़िया अनवर साहिबा, अब होगा क्या? डेफिनेटली अब इस जंग का कोई ना कोई तो इख्तिताम है, या कोई जीतेगा या हारेगा, या आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर टेक कि इसका मुज़ाकरात पर एंड है, या फिर जो रिजीम चेंज की बात हो रही है, क्या इस बार अमेरिका कामयाब हो जाएंगे ट्रम्प साहब? इस जंग का क्या इख्तिताम है, तो ये डिसऑनेस्टी होगी कि प्रोफेशनल भी और मॉरल डिसऑनेस्टी भी, आपकी मॉरलिटी भी है, नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल किसी को भी पता है। और जब जंग शुरू हो जाती है तो कोई भी इस बात का कोई कयास राई कर सकता है। लेकिन इस जंग में एक चीज जो है वो बहुत वाज़े है कि इसके अंदर फतह और शिकस्त जो है उसको यकीनी होना पड़ेगा, वरना ये मसला इसी तरह लिंगर ऑन होता रहेगा। अगर हम बार बार निगोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो निगोसिएशन किन पॉइंट्स पे हो रही है? निगोसिएशन के जो 4 पॉइंट्स हैं वो तो
मानने वाले हैं ही नहीं, जिनको इस्राएली हिब्रू मीडिया कह रहा है जी हमने ये दिए ही इसलिए हैं कि ईरान ने नहीं मानने। और फर्ज कर लें कि ईरान जो है वो मान लेता है, चारों पॉइंट्स मान लेता है, अपनी यूरेनियम जो है वो भी इनरिच्ड जो है वो उसका खत्म करता है, अपना बैलिस्टिक प्रोग्राम रोल बैक करता है, अपने एलाइज रीजन में छोड़ देता है। और चौथी जो उन्होंने साथ में ऐड किया है कि अपना इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो भी आप जो है वो अमेरिका के हवाले कर दें। और साथ में एक मेरी तरफ से भी ऐड कर लें कि घुंघरू पहन के दो आपको जो है ना वो ठुमके भी लगा के दिखा देते हैं। तो आपको लगता है कि ये 50 साल पुराना जो है कि हमने ईरान को बाल्कनाइज करना है और उसके रिसोर्सेज प्लंडर करने हैं, जिसके पीछे ग्लोबलिस्ट लॉबी है, वो 5 बैंकर फैमिलीज हैं, और साथ में अब सिलिकॉन वैली के टेक जो है वो खत्म हो गए। रिसेंट आपने पैक्स सिलिका जो है वो देखा ही होगा कि किस तरीके से एआई को अब जो है वो वेपनाइज कर रहे हैं, और दुनिया को हम कहते हैं जी मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, वो वही यूनिपोलैरिटी के साथ वो उसको लटके हुए हैं उसके ढांचे के साथ। तो अगर हम ये 4 बातें 5 मान भी लें ईरान जो है, तो क्या फिर ये तमाशा खत्म हो जाएगा? ईरान के अंदर वेस्ट को एक प्रो वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट पपेट चाहिए जो कि एक वेसल स्टेट बना सके, और फिर उसके अंदर जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे इराक में है कि जी एक ट्रस्ट फंड है, इराक का जितना तेल का रिसोर्सेज हैं वो पहले हमारे पास आएंगे और फिर इराकियों पे होंगे, और इस तरह का सारा कोई बंदर बांट जो है वो की जाए। अब ईरानी जब तक इस बात पे टिके रहेंगे तो अपनी कंसोलिडेशन के बलबूते पे तो टिके रहेंगे। अब मसला ये हो गया है कि ईरानियों का टिकना इस रीजन में बहुत से जो मुल्क हैं उनके टिकने के साथ जो है वो कोइंसाइड कर गया। ये प्रेस्टीज का मसला बन गया चाइना के लिए और रशिया के लिए भी, कि अगर चाइना और रशिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं और बात करते हैं जी कि मल्टीपोलैरिटी जो है वो होराइजन पे है, तो फिर अपने एलाइज को भी नहीं बचा पाएंगे। तो हमारे जैसे मुल्कों के लिए क्या हुक्म है? ये वेनेजुएला के अटैक के ऊपर जब मदुरो को उठाया गया था तब भी लोगों के सवाल ज़हन में आया था। तो अब ये आर्सेनल की प्रोवाइड तो बहुत ज्यादा है दोनों की तरफ से, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो जितना मैं फॉलो कर रही हूँ। लेकिन मसला ये है कि बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेशन है, और ईरान की जो एक लूप होल है वो है उनका इंटेलिजेंस का। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे मोसाद के स्लीपर सेल है। हमें नहीं पता पाकिस्तान या कुर्दिस्तान की तरफ से कौन वहां से आ जाता है, सिस्तान बलोचिस्तान कितने कंट्रोल में है, और जंगेज़ोर कॉरिडोर जिससे पिछली दफा 12 दिनों में मुजाहिदुल खल्क के लोग आर्मीनिया से अंदर स्मगल किए गए थे अलॉन्ग विद स्टारलिंक टर्मिनल, वो कितना रोका जा सकता है? ब्रिगेडियर साहब, फिर इसका मतलब है ये फिर रिजीम चेंज पर ही बात खत्म होगी, ऐसे ही है? जी फिलहाल तो यही लगता है, और उसकी रीजन यही है कि जब तक रजीम चेंज नहीं होता उस वक्त तक इनके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते जो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ज़ाहिरन चीजें होती हैं कि मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक कर दें, आप अपना यूरेनियम को रिच करना छोड़ दें, अमेरिका के हवाले कर दें, ये सारी की सारी। और ये बिल्कुल ठीक है मैडम ने कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट है, उसको अपने दिफा का हक हासिल है, और अपने दिफा के लिए जो भी वो अरेंजमेंट करता है उसको कैसे रोक सकते हैं? हाँ, अगर वो उसके दिफा के लिए जो उसके अरेंजमेंट्स हैं, कुछ वेपन्स बनाता है, अगर वो किसी दूसरे के लिए खतरे का बायस है तो क्वेश्चन उठाया जा सकता है। लेकिन अब इस तरह बजोरे बंदूक जाके तो नहीं किसी को कह सकते कि ये करें। और ईरानियन, मैंने पहले ही बार वो कहा था कि चूंकि ईरानियन एक रेजिलियंट नेशन है, वो उस तरह का टारगेट नहीं है जैसे इराक साबित हुआ या फॉर दैट मैटर लीबिया और शाम साबित हुआ। तो इसलिए इनको हर वक्त खतरा रहता है कि जी ईरान के अंदर रजीम चेंज होगा तभी ये कुछ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इस रजीम के होते हुए, इस ईरानी की आदत के होते हुए ये सब कुछ नहीं कर सकते। एक डिफिकल्ट और डेंजरस ट्रेंड्स हैं। लेकिन इसमें हम बात कर रहे थे रशिया की और चाइना की। देखिए, उनको अगर रशिया और चाइना बीच में, मैं ये नहीं कहता जंग में कूद पड़े, बट उनको अपनी से रखने के लिए, अपने रेलेवेंट रखने के लिए अपने आप को, उनको दे विल हैव टू एटलीस्ट डू समथिंग। ये तो कोई तरीका नहीं। अदरवाइज तो देखिए पिछले 20 सालों में जहां पर अमेरिका ने चाहा हमला किया, वहां पर उन्होंने हर चीज को रोन डाला, कंट्रीज को तबाह किया और चले गए, और हम या मजम्मत कर रहे हैं या खामोशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा। किसी की तरफ से तो कुछ चाइना का क्या कर सकते हैं रशिया और चाइना? फिर देखिए, चाइना की तरफ से शुरू से एक पॉलिसी रही है कि चाइनीज कभी भी इस तक आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट में खुद डायरेक्टली नहीं आते। तो अगर आप नहीं आते तो इस पावरफुल दुनिया में जहां पर ताकत ही सब कुछ रखती है, और ताकत मीन्स के मिलिट्री माइट, तो अब जितने बड़ी मर्जी मैशत है, अब P5 कंट्री हैं,
अगर आप बीच में नहीं आते, तो बीच में आने का मतलब ये नहीं है कि जी आप उसको कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, लेकिन आप एक प्रेशर के तौर पे एटलीस्ट कुछ तो आपका स्टांस होना चाहिए। आप आपकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए, कुछ सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाए। P5 कंट्रीज है, रशिया है, चाइना है, और हाल ही में हमने देखा कि फ्रांस और बरतानिया जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके भी वो बोले किसी हद तक नाराजगी का इजहार करते रहे। तो आउट ऑफ 5 P कंट्रीज अगर 4 P5 कंट्रीज जो है वो अगर कम से कम एक ग्रुप की सूरत में इस चीज के खिलाफ ये जरूर कहे कि ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। प्रेशर वर्क्स अभी तक किसी ने प्रेशर की तरफ से बात की नहीं है। डिप्लोमेटिक प्रेशर की तरफ जाना है ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक की तरफ जाना है, बिल्कुल ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन क्विकली, और ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मेहदी साहब, क्या इस बार अमेरिका कामयाब होगा ईरान में रिजीम चेंज के हवाले से, और ये जो इस वक्त की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी एक प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं, मुज़म्मती बयानात से आगे कोई आपको लगता है कि चाइना, फ्रांस, रशिया ये सब मिलकर कोई प्रेशर ग्रुप बना लेंगे तो मामलात कंट्रोल में आ सकते हैं? देखिए, फ्रांस के सदर ने जो बयान दिया मेरे ख्याल में अब तक का सबसे बेहतरीन बयान है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सलामती कौंसिल का फौरी तौर पे हंगामी इजलास होना चाहिए। तो ये उन्होंने निस्बतन बाकियों से ज़्यादा बढ़कर बात की, और फ्रांस का ये कहना इसका मतलब है कि हो सकता है कि सलामती कौंसिल का इजलास जल्द हो, लेकिन अमेरिका ये पूरी कोशिश करेगा कि जब तक वो अपने हदफ को हासिल नहीं करता, और हदफ उसका पहला यही होगा कि ऐसी पैनिक पैदा कर दी जाए ईरान के अंदर कि ईरान की आवाम को किसी तरह उभारा जाए, कि उसको बताने के लिए, दिखाने के लिए कोई चीज़ हो। तो वो ये कोशिश करेगा कि उस वक्त तक सलामती कौंसिल में या किसी ऐसी जगह पर बात ना जाए जहाँ पर उसको जवाब देना पड़े, क्यों ना फाइनली वो वीटो ही कर दे, लेकिन एक दफ़ा उसे जवाब देना पड़ेगा। जहाँ तक आप दूसरी बात कर रही हैं रिजीम चेंज करने की, रजीम चेंज करने की ख्वाहिश तो बड़े अरसे से है, आज से नहीं है, जब से इनकलाब आया। बात असल में ये है कि रजीम चेंज कर कर कौन लोग आगे आ सकते हैं। क्या आज वाले दिन तक ईरानी फ़ौज के अंदर कोई बगावत है? क्या पासदारान इनकलाब में कोई बगावत है? क्या वहाँ की लोकल पुलिस में? जब ये बार बार वो कह रहे हैं कि आप अपने अंजाम को पहुँचेंगे, आपकी फ़ौज अगर वो नहीं मानती वो हथियार डाल दे, पहलवी साहब के बेटे भी ये कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ये देखा है कि वो इंटैक्ट है। जब तक वो इंटैक्ट रहेंगे, मेरा ख्याल है रजीम चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के लिए बूटो समेत ईरान में उतरना बहुत मुश्किल है। ईरान एक बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी 9 करोड़ है, उसका रकबा पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जाकर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो चाहते हैं कि पैनिक हो और अवाम सामने आए, और उसके जवाब में फ़ौज जो है वो ये कहे कि हम क्या कर सकते हैं, अब तो अवाम सामने आ गई है। तो ये एक नफ्सियात की लड़ाई है, देखते हैं अब किसके अंदर ईरान किस हद तक जो है वो करता है। क्योंकि हमने ये देखा था पिछली जंग में जो मुखालफीन थे, जो इख्तलाफ रखती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जो इस रजीम के साथ नहीं है, लेकिन वो भी जब उन्होंने देखा कि इजराइल इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो वो भी हुकूमत के साथ आके खड़ी हो गई। मेरी मुराद तोदा पार्टी है जिसने बहुत ज़्यादा जुल्म सहा है बादशाह के ज़माने में भी और अब भी वो, लेकिन ये सब लोग जो हैं इकट्ठे हो गए। हत्ता कि मेहदी करूबी जो 10 साल के बाद जेल से आए हैं, जो इनकलाब के बानियों में शामिल हैं, जो स्पीकर थे, वो भी जो थे वो हुकूमत के खिलाफ नहीं गए। तो उनको अंदर से अभी तक असल में कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं मिल रहा। कोशिश वो यही कर रहे हैं कि किसी तरह अंदर से कोई टूट फूट हो और फिर उसके जवाब के अंदर जो है वो रजीम चेंज करने तक जाएं। तो उनके ख्यालात बहुत हैं, लेकिन बहरहाल अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो खामनाई साहब हैं उन्होंने कहा, यह जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर भी दी थी और वैसे भी कि उन्होंने एक वसीयत भी तैयार की हुई और अपनी जगह पे लोगों को, तो उनके पास कोई खला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि खामनाई साहब नहीं होंगे तो कोई दूसरा। हाँ, एक खतरनाक सूरत हो सकती है कि अगर खामनाई साहब इस तरह मारे जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, तो उस सूरत के अंदर जो दूसरे मर्जा हैं, जो सबसे बड़े हैं, जो इराक में बैठे हुए हैं, वो फिर क्या फतवा देते हैं, क्योंकि उन्होंने जब आईएसके के खिलाफ फतवा दिया था तो वो फिर आईएसके खत्म हो गई वहां से। तो अगर वो इसमें कूद पड़े तो ये लड़ाई एक और रुख इख्तियार कर सकती है। इसलिए अमेरिका को भी इस बात का होगा इदराक और उसके पॉलिसी मेकर्स को कि वो कहां तक जाकर इस रजीम को तब्दील कर सकते। ठीक, साहब आपको क्या लगता है ये रजीम चेंज तक किस तरह बात जाएगी, और फिर ये अब खास तौर पर जो प्रेशर ग्रुप है उससे पहले मामला सेटल हो सकते हैं? जो रिजीम चेंज की सबसे बड़ी एफर्ट तो आपको थोड़ा अर्सा पहले नजर आई ना, जब तशद्दुद मुजाहरे हुए, इतने लोग मारे गए, उसके बाद वो जो मेहदी साहब बात कर रहे हैं कि जब
ईरानी कौम को ये समझ आ गई कि ये हो क्यों रहा है सारा कुछ, फिर वो इकट्ठे हो गए। वो इतनी बड़ी नाकामी थी कि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उस तरह का माहौल दोबारा फौरी बन पाएगा और रिजीम चेंज हो सके। मुझे लगता है आपका टाइम खत्म हो गया। वो कोई ब्रेकिंग है, इसीलिए आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।